मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। इस वीडियो के पहले हम लोग लगातार नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्कूल एजुकेशन पर डॉक्टर अनिल कुमार रॉय जो शिक्षाविद हैं और आरटीई फोरम के बिहार के कन्वीनर हैं, उनसे लंबी चर्चा की थी और मैंने आपसे कहा था कि हम उच्च शिक्षा पर चर्चा करेंगे। तो राय साहब हमारे सामने हैं और राय साहब हम आपसे जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के बारे में क्या कुछ कहा गया है और आरटीई फोरम ग्रुप में आप उसे कितना पर्याप्त या अपर्याप्त मानते हैं, क्योंकि आपने इसके पहले कहा था कि बहुत सारी जो करिकुलम स्कूल एजुकेशन का है वो केंद्रीय स्तर पर बन रहा है। अब बहुत सारी पाठ्य पुस्तकें बन रही हैं। उच्च शिक्षा में तो केंद्र की बड़ी भूमिका है, क्योंकि यूजीसी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें नियंत्रित की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं, रेगुलेट की जाती हैं। तो आप हमें उच्च शिक्षा के बारे में बताएं कि इस नई शिक्षा नीति में क्या कुछ कहा गया है। नमस्कार। पिछली बातचीत में हम लोगों ने स्कूल एजुकेशन के बारे में चर्चा की थी। उस चर्चा में यह बात एक निकल करके आई थी कि जिस तरह स्कूलों की संख्या को घटाए जाने की बात कही जा रही है समेकन के नाम पर, और उसकी जगह पर डिजिटलाइजेशन या दूरस्थ एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा की जो बात कही जा रही है, इससे एक बात होगी कि बच्चे जो कमज़ोर तबके के हैं वे शिक्षा से बड़ी संख्या में बाहर ढकेल दिए जाएंगे। यह एक स्वाभाविक परिणाम होगा। इसके लिए केवल राइट टू एजुकेशन को नहीं, जो शिक्षा के लिए चिंतित लोग हैं उन सारे लोगों को इसके लिए सोचना चाहिए और आवाज़ भी उठानी चाहिए। लेकिन हायर एजुकेशन में दूसरा प्रॉब्लम है। हायर एजुकेशन इसलिए शिक्षा बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाने का वह साधन नहीं है, बल्कि वह माइंड मेकअप और बच्चों को तैयार करने का और देश के लिए उसको काम करने लायक बनाने का वह जरिया है हायर एजुकेशन। इसलिए हायर एजुकेशन में शिक्षा नीति कुछ दूसरे ढंग से प्रभाव डालती है। सैद्धांतिक रूप से सारी बातें वही कही गई हैं जो स्कूल एजुकेशन में कही गई हैं कि शिक्षा को बहुत आगे ले जाना है, बहुत वाइब्रेंट बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, वगैरह वगैरह। विश्व गुरु शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, ये इसको यह बनाना है, वगैरह वगैरह। सारी बातें कही गई है कि महान हमारी शिक्षा है, महान परंपरा है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो समीक्षक शिक्षा शास्त्र हैं, शिक्षा शास्त्री हैं या जो प्रगतिशील शिक्षा शास्त्री हैं, वे मुख्यतः इस नई शिक्षा नीति में हायर एजुकेशन के सिलसिले में 4 प्रमुख बातों की तरफ इशारा करते हैं। वो 4 प्रमुख बातों को विशिष्ट ढंग से उठाते हैं, जिसमें एक बात है कि पूरा हायर एजुकेशन अनौपचारिक बन जाएगा, अनौपचारिक ढंग से यह विकसित होगा। दूसरा जो उनका आक्षेप है कि इसको सांप्रदायिक बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, जिसको भगवाकरण करना कह सकते हैं। तीसरा जो आक्षेप है वह केंद्रीयता का है कि सब कुछ को बहुत केंद्रीकृत किए जाने की बात है। और चौथा जो है वह निजीकरण की बात है कि किस तरह हायर एजुकेशन के निजीकरण का एजेंडा इस शिक्षा नीति में अंतर्निहित है। मैं संक्षेप में थोड़ा थोड़ा इन सारी बातों पर प्रकाश डालूंगा कि अनौपचारिकता की बात, जिस तरह आपने देखा कि स्कूल एजुकेशन में कि स्कूलों को बंद करके डिजिटलाइजेशन वगैरह की बात जो कही गई है, वही बात विशेष ढंग से बहुत ज्यादा जोर दे करके स्कूल एजुकेशन की अपेक्षा बहुत ज्यादा जोर दे करके बार बार हायर एजुकेशन में भी कही गई है। दूसरी बात कि भारत में वैसे भी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत ज्यादा कम है, और बहुत ज्यादा कम है। आप इससे यह अनुमान कर सकते हैं कि देश में 15 लाख विद्यालय हैं और लगभग 40,000 कॉलेजेस हैं। इसका मतलब होता है, मैं एक दिन परसेंटेज वह निकाल रहा था, तो 2.8% महाविद्यालय हैं हमारे यहाँ स्कूल के अपेक्षा, जो लगभग 15% होने चाहिए। तो हम इतनी गिरावट में, इतना लैकनेस, इतने पिछड़ी हुई अवस्था में है। इसके बावजूद
महाविद्यालयों को बढ़ाए जाने की अपेक्षा इस नीति में कहा गया है कि 3000 से कम जिन महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या कम होगी उन महाविद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा या दूसरे महाविद्यालयों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ढेर सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं कि जो महाविद्यालय बंद होंगे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का, उनकी ज़मीन का क्या होगा, वगैरह वगैरह बात। जो यहाँ के बच्चे महाविद्यालय नज़दीक 1.5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर पर नहीं होते हैं, कभी कभी 20-20, 40-40, 50-50 किलोमीटर पर होते हैं। यहाँ के गरीब बच्चे और लड़कियाँ और विकलांग कैसे वहाँ पर पहुँचेंगे? बहुत सारे प्रश्न हैं। उन सारे प्रश्नों में भटकाव हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। सांप्रदायिकता की बात करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण है इस बात हायर एजुकेशन में उभर करके आता है कि पूरे आप हायर एजुकेशन के जो सेकंड भाग है, जो दूसरा भाग है, उसमें आप बार बार इस बात को देखेंगे कि सांप्रदायिकता के तत्व आपको जगह जगह झांकते हुए, जैसे खिड़की से गर्दन निकाल करके दिखाई पड़ता है, उस तरह आपको झांकते हुए दिखाई पड़ेंगे, शब्दों के माध्यम से और पॉलिसी में चेंज के माध्यम से, इतिहास के बारे में कहने के माध्यम से, और संस्कृति के बारे में जब बात कर रहे हैं तब उसके माध्यम से, और संस्कृत भाषा के बारे में जब बात कर रहे हैं उसके माध्यम से। इन चारों माध्यमों से मैं आपको सांप्रदायिकता की बू, सांप्रदायिकता की झलक आपको दिखाई पड़ेगी और लगेगा कि एक एजेंडा, एक खास किस्म के लोगों का एजेंडा जैसे यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं कुछ और आपसे समझना चाहूँगा। जैसे आज की तारीख में अगर बच्चे 10th पास कर लेते हैं तो उनके सामने ITI का भी रास्ता है, जिसको हम वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। और अगर 12th पास कर लेते हैं तो मेडिकल में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। ये मेडिकल इंजीनियरिंग में अमेरिका में हाल ही में गया था और मैं जाता रहता हूँ अक्सर, मेरे बच्चे वहाँ हैं, तो मैंने पाया कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं में इंजीनियरिंग के भी स्कूल्स कहे जाते हैं और मैनेजमेंट के भी स्कूल्स कहे जाते हैं। क्या हमारे इस उच्च शिक्षा में इस तरह के जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके बारे में कुछ चर्चा की गई है? जी, इसके बारे में मुझे लगता है कि यह वहीं से ड्रॉ किया गया है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट से ही ड्रॉ किया गया है। और इसके बारे में यहाँ के महाविद्यालयों के बारे में, जैसा कि पहले भी कहा था कि कला, मानविकी और विज्ञान तीनों संकायों को अलग अलग करके नहीं देखा जाएगा। और इसमें भी यह बात कही गई है कि एक ही महाविद्यालय में, अर्थात एक ही संस्थान में सभी संकाय होंगे और उसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, BEd वगैरह वगैरह जितने ट्रेनिंग्स वगैरह व्यावसायिक ट्रेनिंग्स है, ये सारी फैकल्टीज, सारे उसके संकाय उसमें नहीं। देखिए, रहेंगे। अभी भी जो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं, या NITs, IITs हैं, दोनों NITs, IITs की स्थिति थोड़ी भिन्न है, लेकिन जो स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वे किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। जी, एक तो है कि आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में समेकित कर दें, जो आज की तारीख में काफ़ी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, चूँकि इंजीनियरिंग कॉलेज अलग अलग हैं। मैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हूँ, उसका इंजीनियरिंग कॉलेज जिसको हम पहले मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कहते थे, अब NIT हो गया तो अलग हो गया। जैसे आप पटना में भी देखें तो पटना में भी बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज था जो पटना यूनिवर्सिटी का हिस्सा था, अब वो NIT हो गया, लेकिन भागलपुर में है, तो कैंपसेस अलग अलग हैं। लेकिन जो IITs हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। एम्स जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में भी है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस है। उनका जो वर्तमान का जो ढांचा है वही बरकरार रहेगा, उसमें भी कुछ परिवर्तन होंगे, ये जब समझना चाहते हैं। हाँ, उसमें ढांचे में यही परिवर्तन करने की बात है कि एक ही छत के नीचे, एक छत का मतलब एक कैंपस में, कि एक ही कैंपस में सारे संकाय, सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। यह कंसेप्ट लेकर के इस नई शिक्षा नीति में आया गया है। नहीं, लेकिन अब इंजीनियरिंग कॉलेज को जो आप मान लीजिए भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उसको आप भागलपुर यूनिवर्सिटी में खींच के तो ला नहीं सकते, उसके लिए आपको अलग से भी जमीन लेनी पड़ेगी। उसके लिए विजन नहीं दिया गया है। IITs मान लीजिए, IIT कानपुर है, खड़गपुर है, IIT दिल्ली है, रुड़की है, तो अब आप इनको क्या करें? किसी यूनिवर्सिटी में खींच के तो ला नहीं सकते। जी नहीं, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसके बारे में इनके वर्तमान स्टेटस के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। जी, उसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया। इससे इतना ध्वनित होता है कि जो जनरल कॉलेजेस हैं, जो सामान्य कॉलेज हैं, तो उनमें इस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी, इससे इतना ही ध्वनित होता है। तो अभी वह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए यह पता नहीं चल पा रहा है कि किस रूप में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उन सभी विश्वविद्यालयों में जहाँ पर पहले से इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज के संकाय नहीं हैं, अगर आप खोलेंगे
तो निश्चित तौर से आपको एक बहुत बड़ी राशि वर्तमान में इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। और अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो मैं नहीं समझता कि राज्यों के पास इतनी क्षमता है कि वे उन यूनिवर्सिटीज़ को, जो जी पुरानी जी जी यूनिवर्सिटीज़ जी हैं, वहाँ पर नई ज़मीनें और कहाँ जी, चलाएंगे। पुराने स्ट्रक्चर को आप ध्वस्त कर दीजिए और नए स्ट्रक्चर को आप खड़ा कर दीजिए, इतना हमारे पास संसाधन नहीं है। पुराने स्ट्रक्चर को ही हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो हैं। इसके बारे में आपका कहना है कि इस नीति में कुछ नहीं कहा जी गया नहीं, है? या अब इस नीति के आधार पर जो कार्य योजना तैयार होगी, हो सकता है कि उसमें वह बात सब हो। दूसरी बात यह है कि आमतौर से माना जाता है कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की बेहद कमी रहती है, क्योंकि जो लोग शिक्षक बनते हैं उनको पीएचडी ज़रूरी माना जाता है। और हम देखते हैं कि जो मेडिकल कॉलेजों में, तो खास करके मैं तो हेल्थ सेक्टर में मैंने काम किया है, वहाँ पर नहीं शिक्षक मिलते। शिक्षण कार्य की बजाय लोग बाग प्राइवेट प्रैक्टिस में ज़्यादा जोर देना चाहते हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स बने, वहाँ पर ज़्यादा जोर देना चाहते हैं। तो शिक्षकों की कमी जो उच्च शिक्षा में है, इसके आईआईटीज़ में भी बहुत कमी है। जी 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 इसके बारे में कुछ कहा गया है क्या? जी, शिक्षकों की कमी के बारे में स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों में कहा गया है कि उसकी कमी नहीं रहने दी जाएगी। पर्याप्त शिक्षक रहेंगे और क्वालिफाइड शिक्षक रहेंगे। नहीं, तो इंटेंशन है। जी, इंटेंशन है। हाँ, लेकिन इसको कार्य योजना में कैसे परिणत किया वह तो अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और शोध के बारे में भी कहा गया है। तो प्रश्न यह होता है कि जैसे शोध के बारे में कहा गया है, लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले, 1.5 महीना पहले, बीएचयू के बनारस के एक आदमी ने बीएचयू के एक लेटर मुझे भेजा, जिसमें था कि ऐसा गाय के बारे में शोध किया जाना है। नहीं, देखिए अभी शोध एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और अभी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपको जानकारी भी है, आपका अपना बेटा बर्कली में पढ़ता है। बर्कली जो UCLA कहते हैं उसको, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कली, उसमें स्टैनफोर्ड में, हार्वर्ड में, MIT में, प्रिंसटन में, ये जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं, जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे नोबेल लॉरिएट्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर शोध बहुत ज़्यादा होता है। स्टैनफोर्ड में तो वहाँ की जो शोध उन्होंने किए, उस शोध ने बाकायदा वहाँ के इंडस्ट्रीज़ को मदद किया, और उस इंडस्ट्रीज़ की मदद का परिणाम ये है कि जिसे हम वहाँ की जो वैली के रूप में विख्यात है, जहाँ काफ़ी बिग टेक्स हैं, एप्पल है, आपका वहाँ पे गूगल है, सब जो टेक कंपनीज हैं, सिलिकॉन वैली जो उसको कहते हैं, उस सिलिकॉन वैली के निर्माण में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधों का बड़ा महत्व रहा है। शोध किया और उनको फिनेंशियल मदद किया, ज़मीनें भी यूनिवर्सिटी ने, इतनी ज़मीनें थी वहाँ पर दिया हुआ है। तो शोध तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है, और वहाँ शोध में जो फेडरल गवर्नमेंट है वो स्टेट यूनिवर्सिटी को भी फंडिंग देता है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी देता है। इसके बारे में कुछ क्या कहा गया है हमारी शिक्षा नीति में? जी हाँ, शोध के बारे में कहा गया है कि शोध है सो शोध पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। और फंडिंग के बारे में? जी, फंडिंग स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, या फंडिंग के बारे में इस तरह नहीं कहा गया है, लेकिन नई शिक्षा नीति आने के बाद आप देखेंगे कि यूजीसी नेट की का है सो सीट है सो कम कर दिया गया है। वही लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए, यूजीसी नेट से पास करके जो रिसर्च कर पीएचडी करने आते हैं, वही बेसिक रिसर्च अमूमन होता है, तो उसको वह सीट ही लिमिट कर दिया गया है। इसका मतलब बातें स्तरीय शोध के लिए जरूरी है कि फंडिंग पर्याप्त होनी चाहिए। पैसा नहीं होगा इंडस्ट्री से फंडिंग लीजिए, इंडस्ट्री तो बहुत मुश्किल से भी देगी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग जरूरी है। तो आपका कहना है कि हमारी शिक्षा नीति में इस पर चर्चा नहीं है? जी नहीं है, उस सोर्स की चर्चा नहीं है। और इसके साथ ही ऐसे केंद्रीकरण और निजीकरण को भी बढ़ावा देने की बात इसमें हायर एजुकेशन में बहुत प्रॉम्प्टली और बहुत जोर दे करके और बार बार है सो कहा गया है, और उनकी निजी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में इसमें बार बार कहा गया है। नहीं, हम लोगों ने, फिर मैं कहूँगा कि इतना बड़ा टॉपिक है कि इतने छोटे से वीडियो में नहीं हो सकता, वीडियो से भी लंबा होता चला जा रहा है। मैंने इसलिए अमेरिका का जिक्र किया मित्रों कि आप देखेंगे इस साल भी जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं उसी के यूनिवर्सिटी के शोध करने वाले लोगों को मिले हैं। इसका मतलब शोध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। वह हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उसके लिए फंडिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि
स्तरीय शोध हो वो। जी। अब गाय पर शोध करते रहिएगा तो उससे बहुत स्तरीय नहीं होगा, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी कि हाँ साहब गाय हमारी माता है, तो एक अलग इशू है, उसका संबंध बिल्कुल अलग तरीके का है। लेकिन अगर आप जो जिस तरह से इंडस्ट्री के लिए शोध करते हैं और वो शोध इंडस्ट्री में जाता है, आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, और उससे जो हमारे विकास होता है, जो समृद्धि फैलती है, वो हमें जी दुनिया जी। के विकसित देशों में दिखाई तो देती है। बेसिक साइंस और बेसिक्स के लिए और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि इन दो क्षेत्रों में शोध होने चाहिए, तब न डेवलपमेंट हुआ की बात होगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो भी पसंद आया होगा, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, अगर आप नई शिक्षा नीति में रुचि रखते हो तो आप उसको पढ़ेंगे तो आप खुद बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसके पहले क्या हो रहा था, उसमें क्या सकारात्मक पक्ष थे अथवा नहीं थे, और हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया आप शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे लगातार मुलाकात होती रहेगी। हमारी कोशिश है कि हम जनोपयोगी विषयों पर, जन सरोकार के विषयों पर आपको अपनी बातें बताते रहें, और जैसा कि मैंने शुरू किया, बहुत सारे इसके जो ज्ञानी लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनको भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।